उमर, आप सबसे पहले कहिएगा, एक तरफ तो हमें इशारा मिलता है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से कि वो खुश नहीं है। कल भी ये कहा गया कि अगर सीनियर तरीन जज यानी जस्टिस मंसूर अली शाह साहब को अगर ना लगाया गया चीफ जस्टिस तो एहतजाज किया जाएगा, तहरीक होगी। लेकिन दूसरी तरफ आज कोई बहुत बड़ा बयान या बहुत बड़ा ऐलान भी नहीं किया गया। क्या समझा जाए? क्या ये तनाज़ा याह्या अफरीदी साहब की शख्सियत के ऊपर या नामजदगी के ऊपर सेटल होता हुआ या हो गया, या फिर आगे कुछ और है? अलीना, मेरे ख्याल है कि जो जस्टिस याह्या अफरीदी हैं उनकी शख्सियत ऐसी है कि जिस पे एतराज़ उठाना किसी पार्टी के लिए भी इंतहाई मुश्किल है, और वो कई लिहाज से है, यानी कि इवन के वो इस तरह की शख्सियत हैं। और अगर मैं उनके माजी से हवाला दूं कि अगर कल कोई ऐसा केस आता है कि पीटीआई वाले कहेंगे कि आप हमारा केस ना सुने, हमारा यानी कि हमें आप हमारे बारे में कोई गलत राय रखते हैं या जो भी आपने फलां टाइम ये किया था, तो वो कहेंगे अच्छा मैं इसे रिक्यूज करता हूँ, कोई और आप ले आएँ। तो लिहाजा ये कोई इस तरह इशू मुझे बनता हुआ नजर नहीं आता। और जस्टिस जो याह्या अफरीदी हैं, ये अपनी प्रैक्टिस में बहुत ज़्यादा ये कंसिस्टेंट है कि जो भी इनका एक स्टाइल है, अप्रोच है, एक ट्रूली एक जो एक होता है ना अपनी लाइन को फॉलो करना, कि जो लॉ की रिक्वायरमेंट है, या इवन जो हम आमतौर पे इंडिपेंडेंस की बात करते हैं कि कोई अपने ख्यालात में, या जो एक जज है वो अपनी जजमेंट में बहुत इंडिपेंडेंट होता है, लेकिन उसका अपने एक दायरे के अंदर रहते हुए अपनी इंडिपेंडेंस को फुली एक्सरसाइज करना, और जिधर अपनी अकाउंटेबिलिटी की बात हो तो अपने आप को लॉ के सामने, कानून के सामने सरनगू करना। जस्टिस याह्या अफरीदी उस तरह के जजेस हैं। और बाकी तो जजेस हैं ना कि जिनका ओवरऑल ट्रैक रिकॉर्ड अच्छा रहा, लेकिन दरमियान में कभी कोई राइट लेफ्ट, कोई एक साइड पे उलट गए, कभी दूसरी साइड पे हो गए, इनका वो भी कोई ऐसी एग्जाम्पल नहीं मिलती। तो मेरे ख्याल है कि पीटीआई के लिए बड़ा मुश्किल होगा कि अगर जस्टिस याह्या अफरीदी पर एतराज करते हैं तो वो क्या एतराज क्या करेंगे। तो वो उन्होंने कल तो शायद कोई रवायती अंदाज में बात कर दी कि हमारे जो लोग हैं कोई तवक्को रखते हैं कि हम अपना रद्द-ए-अमल दें, शायद कोई इसलिए कर दी हो। अभी भी इन्हें इवन जो वकला हैं, सवाए इसके कि कोई वो लेजिस्लेशन पे कोई इतराज़ करें, जस्टिस याह्या अफरीदी पर इतराज़ बहुत मुश्किल नजर आता है कि उन पे कोई इतराज़ कर सके। अच्छा, एक और बड़ा अहम सवाल अब जन्म लेता है, कॉन्स्टिट्यूशनल बेंचेस और उनका सीनियर तरीन जज अब कौन होगा? क्या आप समझते हैं कि जस्टिस मुनीब, जस्टिस मंसूर शाह अब उस दौड़ में शामिल हो गए? देखिए, वो दौड़ का फैसला जो है वो तो जुडिशल कमीशन ने करना है, और कि उस बेंच को कौन प्रिजाइड करेगा। अगर इसका अंदाजा इस बात पे लगाएं कि जो अभी प्रेजेंट सिचुएशन है उसमें जो सीनियर तो चीफ जस्टिस ही हो जाता है सबसे, तो अगर उनसे बाद में देखा जाए तो वो अमीनुद्दीन खान आते हैं, जस्टिस मंसूर अली शाह या जो जस्टिस मुनीब हैं, इनके लिए तो इनसे बचने के लिए तो उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच अलग किया है। तो मुझे नहीं लगता कि इनके लिए इनको कोई उधर कोई स्पेस मिलेगी। ज़्यादा चांसेस यही हैं कि कोई जस्टिस अमीनुद्दीन खान होंगे या कोई और होगा। अच्छा, शहजाद इकबाल साहब, आप इस सारी सूरत हाल का किस तरह से तज्जिया करें, और ख़ासकर ये बताइएगा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की अगली हिकमत अमली आप किस तरह से देख रहे हैं? क्या कोई अपोजिशन होगी इस नाम के ऊपर या फिर इक्तफा हो जाएगा? बहुत शुक्रिया अलीना। एक तो अताउल्लाह तारा साहब ने जो बात कही कि सीनियरिटी में याह्या अफरीदी साहब मंसूर अली शाह साहब से भी सीनियर थे, लेकिन उनको सुप्रीम कोर्ट में एलिवेट बाद में किया गया। मैंने भी टाइमलाइन चेक की है, और प्लीज आप लोग भी अपने गूगल्स को जरा इस्तेमाल करें और बताइए। अच्छा। जून 2018 में एलिवेट हुए याह्या अफरीदी साहब सुप्रीम कोर्ट में, और उससे तकरीबन 4 माह पहले फरवरी 2018 में मंसूर अली शाह साहब एलिवेट हुए हाई कोर्ट से, लाहौर हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट में, और दोनों अपने अपने कोर्ट्स के चीफ जस्टिस थे। एज में भी मंसूर अली शाह साहब बड़े हैं, और इसीलिए जो है उनका वो पहले ही आया था, पहले ही उन्होंने बनना था चीफ जस्टिस। तो वो कैसे, मुझे नहीं लगता ये फैक्चुअली बात दुरुस्त है। अच्छा, वो एक बात कह रहे हैं, वो कह रहे हैं सुप्रीम कोर्ट के लिए इवैल्यूएशन सही नहीं की गई, तो इससे क्या ये तासुर? मैं तो आपको नहीं, वैल्यूएशन पे ही बता रहा हूँ ना कि उनका कहने का तो मकसद ये होगा ना कि उनको नामजद ही नहीं किया था उन जजेस के हवाले से जो एलिवेट हो सकते हैं। लेकिन मतलब अपेरेंटली ऐसा नहीं लगता कि वो कहना चाह रहे हैं कि पहले इनको प्रेफरेंस देनी चाहिए थी सीनियरिटी के लिहाज से, अगर चारों आप कोर्ट्स में देख रहे थे? कैसे देनी चाहिए थी? ये पहले जस्टिस मुनीब के मामले में था ऐसा इशू कि इनकी बारी थी और जस्टिस मुनीब को उधर से सिंध हाई कोर्ट से लेकर आए, उनका इशू था
कि उनसे ये सीनियर बनते थे, लेकिन जस्टिस यही अफरीदी को बाद में लाया गया। मंसूर अली शाह साहब के केस में बिल्कुल नहीं था। वो चीफ जस्टिस थे लाहौर हाई कोर्ट के, एज में भी बड़े थे, सीनियर थे उनसे, और उनको बिल्कुल अपने टाइम पे एलिवेट किया गया। उनके 4-5 माह बाद जो है याया अफरीदी साहब को एलिवेट किया गया था। दूसरा ये कि क्या साकिब निसार ने 2018 में ये सोचा था कि मंसूर अली शाह साहब जो है वो उनको एलिवेट करना बेहतर होगा ये सारी जुडिशियल पावर को करने के लिए? मुझे नहीं लगता, क्योंकि मंसूर अली शाह साहब किस केस में खड़े रहे जैसे साकिब निसार साहब के साथ? वो तो आईनी बेंचेस का हिस्सा ही नहीं बनते थे, सियासी केसेस का हिस्सा ही नहीं बनाते थे उनको साकिब निसार साहब, जिन्होंने फैसले दिए हैं नवाज शरीफ के हवाले से और दीगर फैसले, उसमें तो थे ही नहीं वो। तो ये कौन सी कॉन्स्पिरेसी है? मेरे ख्याल से जहां याया अफरीदी साहब एक अच्छे जज है, अपराइट जज है, और बिल्कुल उनके फैसलों को देख कर नहीं लगता कि उनका कोई बायस है, कोई झुकाव है, अपराइट है। और जैसे मैं कहता हूं दोनों के लिए, और यही चीजें मेरे ख्याल से यही क्वालिटीज मंसूर अली शाह साहब में भी है, और दोनों में वो मसाया कॉम्प्लेक्स भी नहीं है कि देखें हम सेल्फ राइटियस हैं, हम जो है मुल्क को ठीक कर देंगे, फला कर देंगे, ये दोनों में नहीं है। अगर याया अफरीदी साहब के हवाले से कोई ये बात कर रहा है कि नहीं उनको इसलिए लाया गया है कि हुकूमत से करीब है फलाना, तो मेरे ख्याल से बिल्कुल गलत आर्ग्यूमेंट है। लेकिन मंसूर अली शाह साहब मेरे मुताबिक तो वो भी एक डिजर्विंग चीफ जस्टिस बन सकते थे। सीनियरिटी प्रिंसिपल होता, उस पर भी कोई मेरे ख्याल से कोई शख्स उंगली मेरे मुताबिक तो नहीं उठा सकता। उनका भी जो कैरियर है वो भी एक अपराइट जज का रहा है। हम पिछले प्रोग्राम्स में अलीना कई सालों से डिस्कस कर रहे हैं सियासी फैसले, ये हुआ फलाना पनामा के वक्त, नवाज शरीफ के वक्त, इमरान खान के वक्त, किस बेंच में हमने कहा है कि मंसूर अली शाह साहब ने इस तरह का फैसला दे दिया? ये अभी 12 जुलाई के बाद उनको ये एहसास हुआ है, जो कि सीटें जो डिजर्व नहीं करती थी हुकूमत और वो उनको चाहिए थी, उन्होंने अटेम्प्ट की, सुप्रीम कोर्ट ने उसके खिलाफ फैसला दे दिया। उसके बाद ये सारी थ्योरी शुरू हुई है, या इन खदशात पे कि नहीं देखें 25 अक्टूबर के बाद जो है वो आके जो है इलेक्शंस को खत्म कर देंगे, जस्ट बिकॉज ऑफ दैट आपने एक डिजर्विंग बंदे की जगह रोकी है। तो अगर तहरीक इंसाफ एहतजाज करती है, मेरे ख्याल से बहुत बड़ी बेवकूफी होगी याया अफरीदी साहब के नाम के ऊपर, क्योंकि एक अच्छे जज है, और कोई सियासी बेवकूफी इसलिए होगी क्योंकि आप क्यों एक जज के रॉन्ग साइड पे खड़े होने चाहेंगे, जो कि आपको पता है कि अगले 3 साल के लिए होंगे। और आज मैंने तो जो सुना है सलमान अकरम राजा को या दीगर लोगों को, उमर अयूब साहब को, उन्होंने तो कम से कम ऐसी बात नहीं की कि हम याया अफरीदी की अपॉइंटमेंट के खिलाफ खड़े हो जाएंगे। हाँ, लेकिन जो सीनियरिटी प्रिंसिपल है, मेरा पहले भी उस पर व्यू रहा है कि इसको चेंज करके आपने प्रॉब्लम्स ज्यादा क्रिएट किए, और अब तो ये बड़ा वाजे होता जा रहा है कि हुकूमत ने ये 26वीं तरमीम उसका लाने का एक मकसद ये था कि जस्टिस मंसूर अली शाह साहब को आप नहीं बनने देंगे, क्योंकि बिलावल साहब तो कह रहे थे ना सीनियर मोस्ट है, बन जाएंगे चीफ जस्टिस, लेकिन क्योंकि अब आईनी अदालतें नहीं बन रही थी तो शायद उन्होंने सोचा हो कि अब इनको चीफ जस्टिस कैसे हम बना सकते हैं, तो चीफ जस्टिस भी ना बनाए। तो ये सिंगल आउट जरूर किया गया है। जो तनकीद होती रही हुकूमती हलकों की तरफ से मंसूर अली शाह साहब पे कि वो कंट्रोल नहीं कर सकेंगे, आज अता तारा साहब का ये कह देना कि देखें वो तो सीनियर थे ही नहीं, उनको एलिवेट कर दिया, इससे तो ये बड़ा वाजे लगता है कि जो गवर्नमेंट का एक हदफ था वो ये था कि आपने जस्टिस मंसूर अली शाह साहब को नहीं बनने देना है। बट हैविंग सेड दैट, दूसरी तरफ जो चॉइस थी याया अफरीदी साहब की, बहुत अच्छे जज है, उनकी क्वालिटीज पे, उनकी क्रेडिबिलिटी पे कोई डाउट नहीं कर सकता। पर आप क्या समझते हैं कि अब जो कॉन्स्टिट्यूशनल बेंचेस हैं उसके हेड के तौर पर भी याया अफरीदी साहब ही आगे पहली चॉइस होंगे, या फिर जस्टिस मंसूर, जस्टिस मुनीब, वो भी अभी कैंडिडेट्स हैं स्ट्रॉन्ग? देखिए, बड़ा इंटरेस्टिंग होगा, क्योंकि याया अफरीदी साहब के हवाले से भी जैसे मैंने कहा कि उनका कोई बायस नहीं है, क्रेडिबल जज है। तो क्या हुकूमत एक ऐसे चीफ जस्टिस को प्रिजाइडिंग जज के तौर पे भी देखना चाहेगी जो आईनी बेंचेस में भी हो, या उनको सिर्फ महदूद किया जाएगा सिविल केसेस, क्रिमिनल केसेस तक? आई थिंक दिस इज येट टू बी सीन। मुझे जहां तक लगता है, आई थिंक वो उनको होना चाहिए आईनी बेंचेस में, मंसूर अली शाह साहब को भी होना चाहिए। ये वो जजेस हैं जो कि अपनी एक्सपर्टीज रखते हैं आईनी केसेस में। इनको अगर आप सिंगल आउट करके क्रिमिनल केसेस, सिविल केसेस की अपीलों तक महदूद करेंगे तो मेरे ख्याल से ये सुप्रीम कोर्ट का नुकसान होगा, ये अदालतों का नुकसान होगा। जहां तक इसकी बात है आईनी बेंचेस की, उसमें देखें हमें एक और भी चीज इस पर रिफ्लेक्ट करना चाहिए कि जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान का आपने फॉर्मेशन चेंज की, उसमें मेजॉरिटी अब जजेस की नहीं है, उसमें हुक्मरान लोगों को हुकूमत की है और पार्लियामेंट की है। तो जजेस अपॉइंटमेंट के लिए तो चले समझ आता है कि आपने अक्सरियत उनकी रखी है, लेकिन आईनी बेंचेस भी ये बनाएंगे, ये कहां पे होता है? इसकी कहां से मिसाल मिलती है? अब ये आपने अगर देखा हो जो अमेंडमेंट की गई उसमें कहा यह गया है कि आईनी जज कौन होंगे ये फैसला जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान करेगा, और फिर उनमें से जो 3 सीनियर मोस्ट होंगे वो डिसाइड करेंगे कि आईनी बेंच क्या बनेगा। लेकिन अलीना, अगर जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान सिर्फ 5 नाम भेजता है आईनी बेंचेस के लिए, यानी कि एक ही बेंच बनेगा, यानी कि हुकूमत और पार्लियामेंट डायरेक्टली वो बेंच बना रहा है कि ये 5 जजेस हैं और ये आईनी केसेस सुनेंगे। इसकी मिसाल कहां पे मिलती है आपको? और वो भी कहा गया है कि टाइम टू टाइम चेंज हो सकते हैं।
यानी कि अगर जब भी जेसीपी का इजलास होगा, जो कि चीफ जस्टिस बुलाएंगे, तो उसके बाद आप देख सकते हैं कि आगे आने वाले कौन से केसेस हैं, आप उसको चेंज कर देंगे बेंच को टाइम टू टाइम, यानी कि उनको भी आपने कोई पीरियड नहीं दिया, उसमें से भी किसी जज की परफॉर्मेंस आपके मुताबिक नहीं हुई तो शायद आप उसको भी हटा सकते हैं। फिर इसके हवाले से ये भी कहा गया था कि सूबाई अक्सर इसमें एक बैलेंस होगा, हर सूबे से बराबर की शिरकत होगी, लेकिन आइन में लिखा हुआ है 26वीं तरमीम की जो हुई है, में होंगे तो भी ठीक है, नहीं होंगे तो नहीं तो भी ठीक है। तो बिलावल साहब जो एडवोकेट कर रहे थे कि नहीं बराबरी होनी चाहिए तमाम सूबों से, वो तो पूरी नहीं हुई। ठीक है। ना तो वो जो कह रहे थे कि देखिए टाइम बड़ा ज्यादा लग जाता है, लिटिगेशन में इतना वक्त लग जाता है। अब जब 18 जजेस सुनेंगे केसेस, तो फिर लिटिगेशन वाला वो जो टाइम आप कह रहे थे कि सुप्रीम कोर्ट में केसेस इतने अरसे तक पड़े रहते हैं, वो मैटर भी आपने कैसे रिजॉल्व किया। तो ये आईनी बेंच बना के मेरे ख्याल से आपने इसको कॉम्प्लिकेट ही किया है, मामले को कहीं से बेहतर होता हुआ नहीं नजर आ रहा है।